हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्रेस जेएस का इंस्टॉलेशन, एक्सप्रेस जेएस के अंदर किस तरीके से हम उसको वर्क करते हैं वो एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। लेकिन उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो नोड जेएस की, उसके नोड जेएस के साथ हमने उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है वो देख लिया। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि उसकी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो सिक्योरिटी, जब कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या फिर कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस रहती है, सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पहला सिक्योरिटी के अंदर आता है आपका इनपुट वैलिडेशन एंड सेंसिटिवेशन। तो उसके अंदर इनपुट वैलिडेशन क्या होता है, तो ऑलवेज वैलिडेट द सैनिटाइज द यूजर इनपुट। आपका जो भी यूजर इनपुट आप दे रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके रखा हूँ मैंने, तो यूजर नेम में जब इंसर्ट कर रहा हूँ तो वैलिडेट होना चाहिए, वो वैलिडेट होना चाहिए। अगर वैलिडेट नहीं है तो वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसक्यूएल की क्यूरी दे रहे हो, एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हो, तो उसी तरीके से उसको जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो वैलिडेट होना चाहिए। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग होगी या फिर इंजेक्ट द अटैक यूज द लाइक अ लाइब्रेरी एक्सप्रेशन होल्डर्स। आपको जो भी अटैक आपके ऊपर परफॉर्म होते हैं वो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग होगी, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक परफॉर्म होगा। तो उसके लिए आपने जो भी लाइब्रेरी में आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया था उसी के ऊपर अब ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। जैसे कि यूजर नेम आपने क्रिएट कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड आपने अगर सेव उसको लॉग इन कर दिया तो आपको एक पॉपअप विंडो शो हो जाती है जिसके अंदर सेव यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन रहता है। अगर आपने वो सेव करके रखा तो वो आपके लाइब्रेरी में सेव हो जाती है, तो उसके जरिए आपके ऊपर अटैक परफॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए आपको कुकीज आती है। अगर आपने कुकीज सेव नहीं की तो सेव नहीं होगा, लेकिन आपने अगर कुकीज सेव कर दी तो वो सेव हो जाता है। लेकिन उसके लिए वो सेव करते समय वो वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेशन अगर है तो ही वो अटैक होगा, अगर वैलिडेशन के बाहर जाएगी तो वो नहीं होगा। वैलिडेट होना चाहिए, अगर वैलिडेट के बाहर गई तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। इम्प्लीमेंट द सोर्स ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लाइक जेडब्ल्यूटी, ओथर। ये आपको ये यूज किया जाता है किसके लिए? ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। आपके यूजर की आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड है, यूजर नेम करेक्ट है या पासवर्ड गलत है तो वो भी एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर ऑथोराइजेशन नहीं मिलेगा, लॉगिन नहीं किया जाएगा। या फिर आपका पासवर्ड गलत है और यूजर नेम करेक्ट है तो भी उसका लॉगिन नहीं किया जाएगा यूजर नेम का। ओके, तो इसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है। सेकंड आता है आपका सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट के अंदर यूज द सोर्स सेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू स्टोर द सेशन डेटा सिक्योरली, इम्प्लीमेंटिंग द सेशन टाइम आउट एंड रिजनरेट द सेशन टोकन्स। आपके जो भी सेशंस हैं उस सेशन को एक वैलिडेशन होना चाहिए, एक टाइम आउट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंक के एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो बैंक एप्लीकेशन में देख लो, अगर आपने उसके ऊपर लॉगिन किया है तो लॉगिन करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, 30 मिनट तक ही उसको वैलिडेट रख सकते हैं, सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कर लिया तो सेशन टाइम आउट हो जाता है, आपको फिर से वो रीजनरेट करना पड़ता है। ओके, तो उसके जरिए हम रीजनरेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, अभी आप एबीसी ट्रेनिंग का पोर्टल यूज कर रहे हो, तो एबीसी ट्रेनिंग के पोर्टल के अंदर आपने आपका वेबसाइट ओपन करके लिया है, या फिर आपने आपका जो भी साइड है, ये जो भी आपकी सेशन अभी चालू है वो अगर आपने लॉगिन करके रखा है, तो लॉगिन करके रखने के बाद आपको क्या किया जाएगा, उसके ऊपर लॉगिन करने के बाद आपको उसके ऊपर जो है वो वैलिडेट रहता है कितने टाइम तक, सिर्फ आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए ही वो वैलिडेट रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो किया जाएगा, सेशन टाइम आउट किया जाएगा। सेशन टाइम आउट होने के बाद आपको फिर से उसको रिजेनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर सेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है आपका HTTPS प्रोटोकॉल में सिक्योर प्रोटोकॉल। जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल आपको किस तरीके से पास करने, सिक्योरली। क्योंकि जैसे देख लो, अगर HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, वो हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यस डाल दिया तो उसके ऊपर आता है सिक्योरली उसको क्या करना है, हमें एक्सेस करना है। तो always use the HTTPS to encrypt the data transmitted between the client and server। आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो डेटा सिक्योरली होना चाहिए। उसी के साथ हम उसके लिए यूज करते हैं हमारे सिस्टम जो है, सिस्टम का SSL और टेलनेट। SSL में सिक्योर सेल और टेलनेट यूज करने के बाद हम हमारा डेटा जो भी हमारे रिक्वेस्ट है या फिर जो हम URL एक्सेस कर रहे हैं वो सिक्योरली हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योर के अंदर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेस शेयरिंग, मीन्स कॉन्फ़िगर द CROS। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेस को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, किसके साथ, हीडर के साथ। टू कंट्रोल द डोमेन कैन बी एक्सेस द यूर API ओनली। आपका सिर्फ API ओनली एक्सेस करने के लिए हम क्रॉस ओरिजिन यूज करते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका देखो, हमें कंपनी के लैपटॉप मिलता है,
कंपनी के लैपटॉप में के अंदर देखो आपका जो भी एपीआई है वो कॉन्फ़िगर रहता है। दूसरा वाला हम उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। अगर कॉन्फ़िगर एपीआई है तो नहीं कर सकते। इसको ना कॉन्फ़िगर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग बोला जाता है उसको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पासवर्ड हैशिंग। पासवर्ड हैशिंग मीन्स स्टोर द यूजर पासवर्ड सिक्योरली बाय हैशेस। आपको उसको सेव करना है, लेकिन किसके साथ सेव करना है? क्रिप्टोग्राफी के साथ। अभी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? तो क्रिप्टोग्राफी मीन्स हमारे जो भी मैसेजेस है उस मैसेजेस को स्टोर करना है। किस तरीके से स्टोर करना है? तो उसको हम स्टोर करके लेते हैं जैसे कि इंक्रिप्शन के फॉर्मेट में। जैसे कि देखो मुझे अभी हेलो बोलना है तो मैं हेलो नहीं लिखूंगा वहां पे, हेलो को उल्टा कर दूंगा। तो इस इंक्रिप्शन फॉर्मेट मीन्स आपको क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम मीन्स हैश क्रिएट करके उसको स्टोर करके लेना है। तो इसे ना पासवर्ड हैशेस होता है। उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट। अब इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से करोगे? तो उसकी डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है आपके पास इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन। यूज द इन्वायरमेंटल वेरिएबल टू स्टोर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज एप्लीकेशन की क्या होती है, डेटाबेस क्रेडेंशियल क्या होते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती है, अवॉइडिंग द हिडर कोडिंग क्या होती है। उसको डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर की जाती है। इन्वायरमेंट मीन्स आपको एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते समय आपको पूरा डेटा वेरिएबल्स या फिर स्टोर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसका डेटाबेस भी हमें डिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि मुझे कोई ऑर्डर करनी है तो ऑर्डर करते समय मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ वहां पे, उसके बाद मेल आईडी डाल रहा हूँ या फिर मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ये इतने सिक्योर नहीं, जिसके ऊपर हमें क्या आते हैं हमेशा मोबाइल नंबर पे हमें क्या आते हैं नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मेल आईडी के ऊपर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्योर्ड करनी पड़ेगी। तो उसको बोला जाता है पेमेंट गेटवे। हमारा जो भी पेमेंट गेटवे है, पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो पेमेंट गेटवे जो है वो पेमेंट गेटवे हमें सिक्योर रखना पड़ता है। तो इसे ना डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी या फिर डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग करें तो ऑनलाइन बैंकिंग का आपका जो भी यूपीआई कोड है वो आपको क्या करना है? हाइड रखना है। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड आता है आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेट करना है या फिर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सेटअप द सीआई और सीडी पाइपलाइंस टू ऑटोमेटेड द टेस्टिंग बिल्डिंग एंड द डेवलपमेंट द प्रोसेस। आपकी जब डेवलपमेंट प्रोसेस चालू है तो उसी के साथ आपको उसको टेस्ट भी करना है। जैसे कि अभी यूज किया जाता है गिटहब के ऊपर। जैसे हमने एप्लीकेशन का हमारा डाल दिया, अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद क्या होता है हम उसके अंदर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं। या फिर देखो अभी वर्ड पैड भी यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो तो वर्ड पैड में क्या किया जाता है ऑटोमेटिकली पहले से आपको ब्राउजर डोमेन परचेस करके उसके ऊपर आपकी डेवलपमेंट चालू होती है। मीन्स कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट उसके ऊपर चालू होती है आपके। तो उसके लिए हम अलग अलग यूज करते हैं टूल्स लाइक जेनिक्स, ट्रेविस, सीआई एंड गिटहब एक्शंस। ये अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। लोड बैलेंसिंग टू डेवलप द एप्लीकेशन बिहाइंड द लोड बैलेंसर। आपके लोड बैलेंसर के आगे आपको उसको क्या करना है? डेवलप करना है। डिस टाइम द इनकमिंग ट्रैफिक, आपकी जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको मैनेज करना, इस बैलेंस करना है उसको। और डेटाबेस बैकअप, रेगुलरली आपको आपके डेटाबेस का बैकअप लेना है। अगर आपने अपने डेटाबेस का बैकअप नहीं लिया तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पीसी हैंग हो जाता है या फिर हमारा जो भी एडमिन पीसी हैंग हो जाता है, एडमिन के पास डेटा ही नहीं जाता तो उसका बैकअप नहीं होता। तो डेली बेसिस पे हमें हमारा जो भी एपीआई है उसका बैकअप लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो व्हाट्सएप का आपको अपने बैकअप में जाकर अगर सेट करोगे तो अपने डेली बेस का बैकअप अगर सेट किया है तो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन आपको मैसेज आता है बैकअप इन प्रोग्रेस। बैकअप इन प्रोग्रेस में डेली का आपका बैकअप होता है। अगर आपने बैकअप नेवर किया है, अगर आपका व्हाट्सएप डिलीट हो गया फिर से इंस्टॉल करोगे तो उसका बैकअप नहीं आएगा, उसका बैकअप नहीं आता। तो उसके लिए हम उसका बैकअप लेते हैं। मीन्स डेली बेसिस पे ले लो, वीकली बेसिस पे ले लो, मंथली बेसिस पे ले लो या फिर ईयरली बेसिस पे ले लो, उसका बैकअप हमारे पास होना चाहिए। तो कंसिडेंसली अगर बैकअप लेना है तो डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पे आपको उसका बैकअप होना चाहिए। दीज आर द बैकअप एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सप्रेस जीएस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में एंगुलर इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।